जय हिंद। देखिए, कल गणेश चतुर्थी के ही दिन 19 सितंबर के दिन भारत के नए संसद भवन में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। उसका श्री गणेश हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी इसका ये अनाउंसमेंट कर चुके थे और जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो इसकी पूरी की पूरी संभावना थी कि नए संसद भवन में जो है गृह प्रवेश और सत्र का कार्यक्रम नए संसद भवन में ही चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हुई और गणेश चतुर्थी का दिवस था। गणेश भगवान ऐसे भी विघ्न हरता है। कोई भी काम हम करते हैं, चाहे सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ हो, तो उसमें हम श्री गणेश करते हैं। तो गणेश भगवान की भी स्तुति और वंदना सर्वप्रथम की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गणेश चतुर्थी का दिवस से शुभ दिन और शायद कोई दिन ना होता। तो ये सब सारी चीज़ें हुई और भारत जो है अब अपनी आज़ादी के उपरांत पूर्ण रूप से जो है भारतीयों के द्वारा निर्मित संसद भवन में प्रवेश कर संसदीय कार्य प्रणाली को और कार्य जो है प्रारंभ कर चुकी है। और सर्वप्रथम 19 तारीख को ही, मतलब कल के ही दिन जो है एक बहुत बड़ा विधेयक आया है जो संसद में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इसे लोग महिला आरक्षण बिल के नाम से भी जानते थे, वुमेन रिजर्वेशन बिल। कई एक सरकारों के द्वारा इसके लिए जो है प्रयास किए गए, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन वो प्रयास आधे अधूरे थे। इस बात को मैं जो है स्वीकारता हूँ, क्योंकि अगर सच्चे मन से अगर प्रयास किए जाते तो शायद ये बिल कब का पारित हो गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो आप देखोगे तो इन्होंने लाल किले के प्राचीर से ही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र दिया था और एक क्लेरियन कॉल था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि भावी भारत के विकास में, समृद्धि में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी और भारत की महिलाएं भी, भारत की नारियां भी जो है कंधे से कंधे मिलाकर भारत के कह सकते हो इस गौरवशाली भावी भविष्य में जो है अपना योगदान दे सके, अपना सहयोग दे सके। और वह किसी से कम क्यों रहे, वह भी जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चले। तो प्रधानमंत्री देखो, लेकिन एक बात जान लो आप, अभी भी जैसे लोकल लेवल पे कुछ रिजर्वेशंस हैं कि महिलाओं को भी जो है सीटें कुछ आरक्षित होती है, पंचायत इलेक्शंस में मैं बात करता हूँ। लेकिन उसमें अभी भी देखोगे तो पंचायत इलेक्शंस में अगर आप देखोगे तो जो महिलाएं चुनकर भी आती हैं वो सुचारू रूप से उतना काम नहीं करती, या तो उनके पास उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता या वो ये राजनीति में उतने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट अब तक नहीं कर रही थी और एक बार चुनाव जीत गई तो उसका जो प्रधान पति होता है वही काम करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कम से कम वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है और धीरे धीरे जब वुमेन्स पार्टिसिपेशन होगा, वो जब राजनीति में आएंगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, तब धीरे धीरे वो कह सकते हो उछली स्टेज पे भी और आगे कह सकते हो कि और जो है अपने स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनाव लड़ेगी और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। एक समय ऐसा माना जाता था कि महिलाओं का काम काज जो है वो घर तक ही सीमित है, मतलब वो चार दीवारी के अंतर्गत ही जो है वो सिर्फ वो काम करना उन्हें चाहिए, बच्चों को पालना पोषना, बस यही, और घर का एक कुशल गृहिणी के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन भारत में और प्राचीन काल में भी अगर आप देखोगे तो वेद में भी जो है आपको गार्गी जैसे लड़कियों और कह सकते हो नारियों का वर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है, जो वेद पाठ भी करती थी और कह सकते हो ज्ञान सभा में जो है वाद विवाद भी करती थी। हर जगह आप खेती से किसानी से लेकर हर जगह आपको महिलाओं का भागीदारी जो है आपको देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि इस आधुनिक भारत में क्यों ना जो है कह सकते हो ना कि मेन एंड वुमेन आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। जैसे हेड एंड टेल दो फेस होते हैं, तो उसी प्रकार महिला और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर किसी भी राष्ट्र को प्रगति और उन्नति करना है तो महिलाओं को भी बराबर का हिस्सेदारी और सहभागिता देना होगा, अन्यथा आप एक पंख से ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते। कल्पना करके देखें आप कि आपके इस देश का या कोई भी एक राष्ट्र का आधी आबादी जो है आपके साथ खड़ी नहीं है, तो वह राष्ट्र कितनी प्रगति करेगा। तो राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए यह आवश्यक था और ज़रूरी भी था कि महिलाओं और वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब सिटी में जो है आपको वुमेन्स पार्टिसिपेशन दिखेंगे, जॉब में,
हर जगह जो है आपको किसी भी क्षेत्र में, आपको मीडिया में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशंस में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, हर जगह आपको जो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके रूरल इंडिया में जो है ऐसा प्रतीत नहीं होता। और यू बिलीव कि मतलब 30 से 35% आबादी ही अभी हमारी जो है शहरों में निवास करती है। तो मोर देन 60 to 65% पीपल स्टिल लिविंग इन द रूरल इंडिया। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और जब ये जो है कह सकते हो कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम, एक प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल जब आ जाएगा और ये जब पारित हो जाएगा, जब ये एक्ट बन जाएगा, तो जो भी संसद और विधायक हैं, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, केंद्र के स्तर पर जो संसद चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में भी, और ये राज्य सरकार के स्तर पर जो है राज्य की विधानसभाएं होती है, उसमें कुछ कोटा जो है फिक्स कर दिया जाएगा कि इस सीट से महिलाएं ही चुनकर आएंगी। और जब अभी देखो, अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे एक आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा था कि अब तक मतलब आज़ादी के 70 से 75 सालों में लगभग जो है मैं कल ये आंकड़ा देख रहा था कि 7,500 प्रतिनिधि, पुरुष प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिसमें कि 600 महिलाएं भी हैं। तो इन 75 सालों में मात्र 600 महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिला है। और अगर पूरे के पूरे संसद प्रतिनिधित्व की बात करूं तो 7,500 है। तो ये अपने आप में जो है एक कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन डिफिसिट है, ठीक है। प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या आधी है। और ये कोई विशेष वर्ग की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, यहाँ सभी वर्गों की यहाँ बात की जा रही है, सभी क्लासेस और सिटीजन की यहाँ बात कही जा रही है। हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट एंड रीजन रिलीजन। तो जब रिजर्वेशन मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब कुछ सालों के लिए, अगर 10, 20 या 30 साल या 50 साल के लिए उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो आने वाले समय में अगर रिजर्वेशन हट भी जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से जो है वह राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे और राजनीति में जो है हिस्सेदारी उनकी और बढ़ेगी। और प्रखर रूप से जो पब्लिक लाइफ होता है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जब वुमेन्स पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ कह सकते हो कि पब्लिक लाइफ में बढ़ेगा, तो जो वुमेन्स के कंसर्न है, जो महिलाओं की चिंताएं हैं, महिलाओं की जो इशूज़ हैं, उस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। और एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के दुख को समझना हो तो उसके जूते पहनकर कुछ माइल को ट्रैवल करो, ठीक है। कि मतलब एक प्रकार से एक फ्रेज है कि इफ़ यू वांट टू नो वेयर द शूज पिंचेस, सो कह सकते हो कि ट्रैवल ऑन देयर शूज, मतलब कह सकते हो उसके जूते पहनकर आप चलो तो आपको पता चलेगा कि आखिर जूते कहाँ चुभ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पुरुष कितना भी चाह लें, तो मैं ये नहीं कहता कि वो महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल जो उनके कंसर्न है, जो उनके कार्य करने की शैली होगी, जो उनके कार्य करने की एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रणाली होगी, या जो उनके चिंताएं होंगे, उनके कंसर्न होंगे, उनके इशूज़ होंगे, वो इफ़ेक्टिवली वही अच्छी तरीके से डील कर सकती हैं, क्योंकि उस समस्याओं से वो परिचित होती हैं। चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, गर्ल का इलिटरेसी हो, गर्ल डिफ्रेंसिएशन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, पैट्रियार्की इन नेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन खैर इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें सुधार आता है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमृतकाल का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सभी को एक संकल्प के साथ इस नए भारत का निर्माण करना है। स्वाभाविक सी बात है, हम नई संसद भवन में प्रवेश किए हैं। इसके बाद नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ जो है हम इस नए भारत के निर्माण में, और 1947 तक जो उनका लक्ष्य है कि हम भारत को एक समृद्ध भारत और एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर जो है हम देखना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। ये सब सारी लक्ष्यों को जो हम अचीव करेंगे। फिर सिंगोल की बात उन्होंने की कि सिंगोल की स्थापना एक धर्मदंड की स्थापना है, और इस धर्मदंड हमें जो है प्रेरणा देगा, मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। आगे जब नई संसद भवन की भव्यता के बारे में वो बात करते हैं कि कैसे नई संसद भवन इतना भव्य है और किस प्रकार से पुराने जो संसद भवन थे वो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। मतलब अंग्रेज खाली उसका डिजाइनिंग किया था, पसीना तो और पैसा तो भारतीयों का ही बहा था ना, अंग्रेज तो विदेश से और लंदन से पैसा तो लाए नहीं थे। लेकिन ये संसद भवन की डिजाइनिंग बनाया भी देश के वासियों के द्वारा गया है, और इसमें पैसा भी देश के वासियों का लगा है। तो ये पूरी के पूरी तरह मूलतः स्वदेशी है। और नई संसद भवन में जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी इसके आर्किटेक्चर, डिज़ाइनर्स और जितने भी लेबरर्स और मजदूर, सभी के योगदानों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सराहते हैं। इसके बाद जो है आधुनिक भारत का
कह सकते हो कि एक प्रकार से ये प्रतीक के रूप में देखा जाएगा और आने वाले 100 साल तो कम से कम इसमें संसदीय कार्य जो है चलेंगे। ठीक है, आगे है कि जब भवन बदला है तो भाव भी बदलने चाहिए। जिस प्रकार से पहले कह सकते हो लोग पेपर फाड़ दिया करते थे, विरोध में जो है झंडे तंडे ये सब वो जो है पूरे के पूरे जो है संसद की जो एक गरिमा होती है उस गरिमा को छाड़ छाड़ करते हुए दिखाई देते थे, पोस्टरबाजी होती थी। कह सकते हो कि पेपर वगैरह भी 1-2 बार जो है फाड़े गए हैं। तो ये सब जो अप्रासंगिक और एक प्रकार से कह सकते हो कि असंसदीय प्रणाली जो कुछ संसदों के द्वारा दिखाया गया था, बाद में उन्हें सस्पेंशन वगैरह भी मिलता है। ये सब ना हो तो बेहतर है और सब मिलजुल कर काम करें, टीम इंडिया की तरह काम करें। ये जो है भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्य करते हुए दिखाई देते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हो गया। और जो एक मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है उसे संसद ना लांघे तो बेहतर है। और संसद का कार्य डिसेंट का होना चाहिए, विरोध का होना चाहिए, विवाद का होना चाहिए। कह सकते हो कि कोई कह सकते हो विचारों में मतभेद हो सकता है, कोई इशूज़ को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, कोई चीज़ को लेकर हमारे कंसर्न हो सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक मतलब डिसेंट भी होता है कि एक बात ये नहीं कि मतलब जहाँ अगर विपक्ष ना हो वहाँ लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। मेरे अनुसार से या किसी भी बड़े राजनीतिक विचारक के अनुसार से आप देखोगे तो आप यही जानोगे कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जहाँ आपकी आलोचना करने वाला कोई हो। क्योंकि जैसे जैसे आलोचना होती है तो आलोचक भी अपने मुद्दों को जो है उठाते हैं, क्योंकि वो अभी एक जनप्रतिनिधि भी होते हैं और सरकार को भी चाहिए कि उन मुद्दों को जो है पूरी कह सकते हो कि तन्मयता के साथ सुने और पॉलिसी मेकिंग में उनका जो है योगदान को जो है सराहे। तो इन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र आगे प्रगति करेगा। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब नई संसद भवन का निर्माण होता है। खैर आज़ादी के उपरांत ही एक नई संसद भवन का निर्माण कर देना चाहिए, लेकिन यह एक प्रकार से कह सकते हो कांग्रेस की नाकामी रही। और जब यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ तो इसकी उपलब्धियों के बारे में जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जाए वो कम ही है, क्योंकि कई एक विरोध का जो है सामना करना पड़ा। जब संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तौर पर यह बन रहा था उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कई लोग पिटीशन फाइल करते हैं, कई लोग जो है इसकी जो है इसके विरोध करते हैं। फिर आप देखोगे तो जब सिंह जो हमारा प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसकी जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका शिलान्यास करते हैं उसका विरोध होता है। सिंगुल की स्थापना करते हैं तो विपक्षी उसका विरोध करते हैं। खैर ये लोग विपक्षी जो है भी सकारात्मक विरोध करे तो बेहतर होगा, अन्यथा जो है वही ढाक की बात कह सकते हैं, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो है वर्चस्व, नरेंद्र मोदी की जो है लोकप्रियता का ग्राफ और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं, जिस चीज़ की नींव रखते हैं उसका शिलान्यास भी वही करते हैं। अभी देखो राम मंदिर बनकर भी 2024 में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो भारत सही रूप में जो है राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है और धर्म दंड की तो स्थापना कर ही दी गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे तमाम सांसद जो हैं वो धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का बोध जो है करते हुए जो है पूरी तन्मयता के साथ जो है कार्य करेंगे और इस नई भारत के और इस नवीन भारत के और इस ऊर्जावान भारत के जो है निर्माण में जो है अपना सहयोग देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो है सारे के सारे एक विश्लेषण कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया गया भाषण से यह पूरे के पूरे अंश लिए गए हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस नारी जो कह सकते हो कि वंदना नारी शक्ति वंदना जो अधिनियम आया है इसका मैं समर्थन करता हूँ। और इससे जो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन, महिला जो है जन भागीदारी और कह सकते हो कि भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी प्रशंसा की जानी चाहिए वो कम है। और सही मायनों में प्रधानमंत्री जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों को जो है फुलफिल करते हुए, पूरा करते हुए इस अधिनियम के तहत आपको दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।